जय हिंद। और आज काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार पंचायती राज संस्थान से संबंधित मुख्यमंत्री नल जल योजना के बारे में जो नई पॉलिसी आई है अनुरक्षक से संबंधित, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नई अनुरक्षक पॉलिसी क्या है। अब देखेंगे कि नल जल योजना को लेकर सरकार नई नई पॉलिसी लाती जा रही है। हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर पे नल जल योजना फेल है। अगर मैं अपने पंचायत के 15 वार्डों को देखकर अगर एक सामान्यीकरण करूं, जनरलाइजेशन करूं, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ओवरऑल नल जल योजना फैल हो चुकी है। फिर भी सरकार नई नई नीतियां ला रही हैं। तो आज हम लोग नई अनुरक्षक नीति 2023 के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या पॉलिसी लाई गई है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को शेयर करना जरूर भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैले, लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जानकारी मिले, वो जागरूक हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नई अनुरक्षक नीति 2023 किससे संबंधित है, अब तक क्या हो रहा था। अभी तक आप देखेंगे कि अभी तक जो अनुरक्षक है नल जल योजना का, वो वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक का पदभार संभाल रहे थे, सारा काम वही देख रहे थे। और अनुरक्षक का कार्य है नल जल योजना का सुचारू रूप से संचालन करना। अनुरक्षक के बारे में हमने डिटेल से एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अनुरक्षक का कार्य नल जल योजना का सुचारू रूप से संचालन करना है, नियमित रूप से पानी का सप्लाई करना है, कुछ खराबी है तो उसको बनवाना है, ये सारा काम अनुरक्षक का है। तो अभी तक वार्ड सदस्य अनुरक्षक का पदभार संभाल रहे हैं और वही सब देख रहे हैं कि कैसे ये चलेगा। इसके अलावा अनुरक्षक को मासिक भत्ता मिलता है इस योजना के संचालन के लिए। और इसके अलावा जो राशि वसूली जाती है यूजर चार्ज के रूप में जनता से, हर परिवार से, उसका आधा प्रोत्साहन राशि के रूप में भी अनुरक्षक को मिलता है। तो जो भी अनुरक्षक होगा उनको ये राशि हर महीने मिलेगी। अभी तक आप देख रहे थे कि नल जल योजना के बोरिंग और टंकी के लिए जो जमीन प्रयुक्त की जाती है, उस जमीन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व पंचायत का होता है। सामान्यतः क्या होता है कि वार्ड में अगर कोई सरकारी ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, तो उसे पंचायत अलॉट कर देता है नल जल योजना के बोरिंग और टंकी के निर्माण के लिए। लेकिन कई सारे केसेस आप देखेंगे कि जहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। निर्माण कार्य बोरिंग और टंकी का सरकारी ज़मीन या पंचायत की ज़मीन पर ही होना चाहिए, परंतु बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां बोरिंग और टंकी का निर्माण निजी ज़मीन पर कराया गया है, जिन्हें वार्ड के किसी व्यक्ति ने दान दिया है। मेरे वार्ड की बात करें तो मेरे वार्ड में भी ऐसा हुआ है। और अधिकांश लोग ऐसे हैं दानकर्ता जो उस समय नल जल योजना के निर्माण के समय वार्ड सदस्य थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दान में दे दी। तो ये सारे वार्ड सदस्य थे या अन्य लोग भी थे, लेकिन अधिकांशतः वार्ड सदस्य ही होंगे जिन्होंने अपनी ज़मीन नल जल बोरिंग के और टंकी के निर्माण के लिए दान में दे दिया था। अभी क्या है, सरकार ने देखा कि ऐसे दानकर्ता जिन्होंने सहयोग किया है नल जल के निर्माण में, नल जल के संचालन में, इनके सहयोग को महत्व दिया है सरकार ने। और सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे दानकर्ताओं को इसके मेंटेनेंस में, अनुरक्षण में भागीदार बनाया जाए, उनको भी एक रोल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ज़मीन अपनी दान की है तो उनको भी कुछ ना कुछ रोल दिया जाना चाहिए, भागीदारी उनका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से नई अनुरक्षक नीति 2023 लाई गई है। इसमें वो सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कौन अनुरक्षक बनेगा और कौन नहीं बनेगा, अगर एक नहीं बनता है तो दूसरा कौन बनेगा, ये सारे विकल्प इस अनुरक्षक नीति में दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके इस नई अनुरक्षक नीति जो 2023 के प्रावधानों के बारे में जानते हैं। पहला प्रावधान है कि संबंधित वार्ड के भूमिदाता या उस परिवार के किसी सदस्य को पहली प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षक के रूप में चयन किया जा सकेगा। अगर
नल जल और जो बोरिंग है और टंकी का निर्माण अगर किसी व्यक्ति के निजी जमीन पर किया गया है तो अनुरक्षक के चयन में पहली प्राथमिकता उस परिवार के किसी सदस्य को दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे शर्त है, शर्त ये है कि वह भूमि भूमिदाता द्वारा राज्यपाल के नाम से दान कर दी गई हो, निबंधित करा देगा। आप इसका मतलब ये है कि आपने राज्य सरकार के नाम से या राज्यपाल के नाम से जमीन कर दी हो, जमीन आपके पास आपके नाम से भूमिदाता के नाम से नहीं हो। अगर जमीन भूमिदाता के नाम से है तब उसे अनुरक्षक के चयन में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। उस स्थिति में क्या है, अगर जमीन भूमिदाता के नाम से है, राज्यपाल के नाम से निबंधित नहीं कराई गई है, तो सबसे पहले उस जमीन को राज्यपाल के नाम से निबंधित कराना होगा, दान में देना होगा। उसके बाद ही उस परिवार के सदस्य को नल जल योजना के अनुरक्षक के चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, पहली प्राथमिकता। ये पहला प्रावधान है। दूसरा प्रावधान है कि अगर भूमिदाता परिवार इच्छुक नहीं है, वो नहीं चाहता कि अनुरक्षक का कार्य करे, तो क्या होगा। इस स्थिति में वार्ड सदस्य, अगर भूमिदाता परिवार अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से मना करता है, इनकार करता है, तो वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करेगा। तो पहली प्राथमिकता है भूमिदाता की। भूमिदाता अगर इनकार करता है तो वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अनुरक्षक मना कर दे, वार्ड सदस्य कह दे कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इस काम में रुचि नहीं है, मैं अनुरक्षक का कार्य नहीं करूँगा। तो इस कंडीशन में अगर वार्ड सदस्य भी अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है तो वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। तो आपने देख लिया, पहली प्राथमिकता है भूमिदाता की। दूसरा, अगर भूमिदाता न बोले तो वार्ड सदस्य की, और वार्ड सदस्य भी मना कर रहा है तो वार्ड सभा के अनुमोदन से वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जा सकेगा। तीसरा है। चौथा प्रावधान क्या है कि अगर वार्ड सचिव भी इनकार कर रहा है, वार्ड सचिव भी इच्छुक नहीं है कि वह अनुरक्षक का कार्य करे, तब क्या होगा। इस स्थिति में वार्ड सभा किसी भी व्यक्ति को, वार्ड के किसी व्यक्ति को वार्ड नल जल के अनुरक्षक के रूप में चयन कर सकती है, नियुक्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में जब वार्ड सचिव भी अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है तो जिस व्यक्ति को अनुरक्षक बनाया जाएगा या चयन किया जाएगा उसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर वार्ड में कोई दिव्यांग इच्छुक है अनुरक्षक बनने का तो उससे प्राथमिकता दी जाएगी। तो आपने देख लिया कि यह एक पूरा सीक्वेंस है कि अगर भूमिदाता नहीं बनता है वार्ड अनुरक्षक तो वार्ड सदस्य अनुरक्षक का कार्य करेगा। अगर वार्ड सदस्य भी मना कर दे तो वार्ड सचिव को बनाया जा सकेगा अनुरक्षक। अगर वार्ड सचिव भी मना कर दे तो वार्ड के किसी भी व्यक्ति को वार्ड सभा के अनुमोदन से अनुरक्षक बनाया जा सकेगा, लेकिन इसमें दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये था नई अनुरक्षक पॉलिसी 2023, जिसमें यह बताया गया है कि कौन अनुरक्षक बनेगा और इसका प्रावधान क्या है, प्रोसीजर क्या है। ये सारे प्रावधान 13 जनवरी 2023 से प्रभावी, क्योंकि यह जो पॉलिसी लेटर है यह 13 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुई थी और तब से उसी दिन से यह प्रावधान लागू हो चुका है। अब ग्राउंड पे ये अभी तक लागू हुआ है या नहीं हुआ है, यह देखने वाली बात है। ये जागरूकता के लिए है। अगर आपके वार्ड में ऐसा है तो आप भूमिदाता को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं, बशर्ते कि भूमिदाता अपनी ज़मीन राज्यपाल के नाम से दान कर दे और उसे राज्यपाल के नाम से निबंधित करा दे, यानी रजिस्ट्री करा दे। कहने का मतलब यह है कि वो ज़मीन निजी से सरकारी हो जाएगी, बिहार सरकार की हो जाएगी और उस भूमिदाता को अनुरक्षक पद के लिए पहली प्राथमिकता हमेशा दी जाएगी, एक टर्म नहीं, हमेशा के लिए। अगर वो परिवार नहीं चाहेगा तभी कोई दूसरा अनुरक्षक बन पाएगा। तो ये था सारा नई अनुरक्षक नीति 2023। ऐसे ही पंचायत से संबंधित, बिहार सरकार के पंचायती राज से संबंधित सूचनाएं जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे वीडियो को पसंद किया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और इसे शेयर करना ना भूलें। अन्य सारे वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका मैं उनको जवाब भी देता हूं। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो इस वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका समाधान जरूर दिया जाएगा।